जय हिंद साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त अनुष्ट बिलास जैन हाजिर हूं आप सबके बीच डेली करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। दोस्तों, आज की क्लास में हम 12 जनवरी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ में उनसे जुड़े हुए स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी वीडियो को अंत तक पूरा मन लगाकर बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखिएगा। और दोस्तों, याद रखिएगा, एक भी सेकंड स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि वीडियो एक बार स्टार्ट होने के बाद अंत तक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही दोस्तों, अभी जल्दी से जल्दी आप सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए, इसकी लिंक भेज दीजिए सभी को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको चैनल अच्छा लगता है। साथ ही वीडियो भी तभी लाइक कीजिएगा जब आपको कंटेंट यूजफुल लगे, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को आईसीएमआर ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? आपके ऑप्शंस है, ए एम्स मेडिकल कॉलेज, बी कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, सी खड़गपुर मेडिकल कॉलेज और डी पुणे मेडिकल कॉलेज। तो दोस्तों, याद रखिए कि हाल ही में कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को आईसीएमआर ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। दोस्तों, दोनों क्वेश्चन दोनों टाइप से याद रखिए आप। अगर आपसे पूछा जाता है कि आईसीएमआर ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए किस मेडिकल कॉलेज के हैं भाई, तो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को आईसीएमआर ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट का योगदान के लिए उन्हें आईसीएमआर से डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार। वो कौन देगा इसे? तो आईसीएमआर को देगा, आईसीएमआर देगा। और किसको देगा? तो आपको यह याद रखना है कि प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को मिला है आईसीएमआर के द्वारा सुभाष मुखर्जी पुरस्कार। और यह डॉक्टर सतीश अडिगा हैं जो किस कॉलेज से हैं, किस मेडिकल कॉलेज से हैं? तो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज से हैं डॉक्टर सतीश अडिगा। देखते हैं दोस्तों, आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइन के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शंस है, ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी कर्नाटका और डी केरल। तो दोस्तों, याद रखना है आपको कि हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि तमिलनाडु का राजकीय खेल भी है यह जल्लीकट्टू। दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 संक्रमण बढ़ने के बीच जल्लीकट्टू कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। बता दें कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। इसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई होती है। हालांकि सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी राज्य भर में दर्शकों की संख्या और अनिवार्य टीकाकरण सहित कई प्रतिबंधों के साथ जल्लीकट्टू कार्यक्रम की अनुमति दी है। दोस्तों, पोंगल त्योहार भी आपको याद रखना है कहां से? तमिलनाडु से संबंधित है। जल्लीकट्टू त्योहार, यह खेल भी तमिलनाडु से संबंधित है। याद रखना है दोस्तों, यही जो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का बुल फाइट, देसी बुल फाइट, जैसे स्पेन में चलता है बुल फाइट, तो वैसे देसी बुल फाइट कौन सा है? तो जल्लीकट्टू याद रखना है, क्योंकि इसमें भी बैल से इंसान की लड़ाई होती है। दोस्तों, अब नजर डालेंगे हम तमिलनाडु की तरफ, तो जैसे हम भारत के नक्शे में देखेंगे इसको, तमिलनाडु को, यह तमिलनाडु है। इसकी अगर आपको सीमा यहाँ से समझना चाहें तो यह ऊपर आंध्र प्रदेश है, आप देख सकते हैं, यहाँ कर्नाटक, और ये तमिलनाडु से इसकी सीमा लग रही है। दोस्तों, साथ में याद रखें, यह पांडुचेरी, पुदुचेरी से भी इसकी सीमा लगती है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। अब तमिलनाडु की अगर डिटेल्स देखें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल RN रवि तथा मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। दोस्तों, पड़ोसी राज्य आपको बताए, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तमिलनाडु से बहने वाली प्रमुख नदियां देखें तो कावेरी, बेल्लार, अमरावती, बैगई, पलार, चथार आदि यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? कावेरी, बेल्लार, अमरावती, बैगई, पलार, पालार, चथार आदि। दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान देखें तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। आपको याद रखना है कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, जो इंदिरा गांधी है तो इसको साथ में याद रखें, अन्नामलाई नेशनल पार्क कहाँ का? तमिलनाडु का। आगे अगर बांध देखें तो बैगई बांध बैगई नदी पर, मुकम्बू अपर अनाईकट बांध कावेरी नदी पर, और करुप्प नदी बांध करुप्प नदी पर, और सोलायार बांध यहाँ का एक और बांध है। दोस्तों, जिनमें से आपको याद रखना है तो कौन
कौन सा, मुक्कम्बू अपर अनाइकट बांध, जो कि कावेरी नदी पर है। इसको इसलिए याद रखना, बाकी बांध को देखे जाए तो बांध का नाम वही है जो नदी का नाम है, इसलिए अलग से याद नहीं रखना, बाकी बांधों को याद रखें कि यह तमिलनाडु से है। बैगई बांध भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अब आगे देखें तमिलनाडु में उत्पादन। तो दोस्तों तमिलनाडु भारत में केला, हल्दी और साबूदाने का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों याद रखना है, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक किस किस का, केला, हल्दी और साबूदाना का, जबकि आम, नारियल और मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है और आम का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, आम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, उत्तर प्रदेश। नारियल का केरल और मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो गुजरात याद रखें। लोक नृत्य यहाँ के तो भरतनाट्यम, कुमी, कोलट्टम, काबड़ी आदि याद रखना है दोस्तों। भरतनाट्यम कहां से, तो तमिलनाडु से संबंधित है, और कुमी, कोलट्टम, कावड़ी यह भी याद रखें दोस्तों। पर्यटन स्थल देखें अगर तो सुरुली वाटरफॉल, ऊटी, इलागिरी, कांचीपुरम, श्रीरंगम, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरै, मीनाक्षी अम्मान मंदिर, सुचिंद्रम थान मुलयन मंदिर कहाँ है, यह सारे तमिलनाडु में है, जिनमें से आपको रामेश्वरम, यहाँ पर ऊटी, कांचीपुरम, मीनाक्षी मंदिर, मदुरै मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी, ये सारे याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं नॉर्मली। स्टेडियम देखें अगर तो सलेम क्रिकेट फाउंडेशन SCF मैदान कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए TCS के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शन है, ए शिक्षा मंत्रालय, बी जनजातीय मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय और डी विदेश मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में विदेश मंत्रालय ने हाल ही में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए TCS के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों विदेश मंत्रालय ने हाल ही में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए TCS के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। TCS पासपोर्ट सेवा परियोजना के लिए सेवा प्रदाता होगी जिसे वह 10 वर्षों से अधिक समय से कर रहा है। याद रखना है दोस्तों, अगर आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के लिए विदेश मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है, तो TCS के साथ किया है, याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी ने प्रीमियम लग्जरी होटल मैंड्रिन ओरिएंटल न्यूयॉर्क में 73.37% की हिस्सेदारी की अधिग्रहण की घोषणा की है। दोस्तों यह अधिग्रहण उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर अधिग्रहण करने वाली कंपनी भारतीय नहीं होती, और अगर मैंने हिंट कर दिया है तो आपका ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि गूगल है जो यह इंडियन कंपनी नहीं है। तो दोस्तों अब आपके ऑप्शन है, ए टाटा लिमिटेड, बी गूगल, सी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और डी अडानी ग्रुप। दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप ने यहाँ पर प्रीमियम लग्जरी होटल मैंड्रिन ओरिएंटल न्यूयॉर्क में 73.37% की हिस्सेदारी की अधिग्रहण की घोषणा की है। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने यह घोषणा की है और इसमें हिस्सेदारी कितनी है, तो 73.37। इसको याद करना आसान इसलिए है क्योंकि 7337 याद रख सकते हैं ऐसे नंबर आसानी से। दोस्तों के मैंड्रिन ओरिएंटल होटल की मूल कंपनी है। होटल में 73.37% हिस्सेदारी पर इसका अप्रत्यक्ष स्वामित्व था, जिसको अब किसने, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने हासिल कर लिया है और इसके अधिग्रहण की घोषणा भी कर दी है 73.37% की, याद रखिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ष 2022 से कब प्रति वर्ष वीर बाल दिवस बनाए जाने की घोषणा की है। दोस्तों यह घोषणा आपकी डेट से पुरानी देख सकती हैं, लेकिन घोषणा अभी की गई है। तो आपके ऑप्शन है, ए 26 जून, बी 26 अगस्त, सी 26 नवंबर और डी 26 दिसंबर। तो दोस्तों याद रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ष 2022 से प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या था कि 26 दिसंबर 1705 को गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को देवाल में चुनवा दिया गया था, जिनमें सबसे छोटा बेटा उनका 13 साल का भी था। तो आपको याद रखना है कि 13 साल 9 साल के ऐसे बच्चे थे जिनको दीवाल में चिनवा दिया गया था, और उनको ही याद करने के लिए, उनकी शहादत को याद करने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाएगा
प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को, याद रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ष 2022 से 26 दिसंबर से प्रति वर्ष वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है दोस्तों। और इस दिन को 4 साहिबजादों के साहस को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाएगा, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में शहादत प्राप्त की थी। 26 दिसंबर 1705 को गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। याद रखिए दोस्तों, कब? 1705 में। बेटे किसके थे? या गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे थे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी फ्रांस और डी रूस। तो दोस्तों याद रखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? आपको याद रखना है, राजनाथ सिंह ने फ्रांस में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान NIMAS द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है। अभियान की शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी और टीम का नेतृत्व निमास के निदेशक ने किया था, जिसमें 12 लोग, 8 सेना के जवान और अरुणाचल प्रदेश के 4 युवा शामिल थे। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित एक उन्नत खेल प्रशिक्षण संस्थान है, जहाँ के यह लोग थे दोस्तों। यह कहाँ? तो फ्रांस गए हैं। फ्रांस की तरफ नजर डालें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की मुद्रा यूरो और CFA फ्रांक 2 मुद्राएं चलती हैं फ्रांस में, याद रखिए दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन और प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप हैं। इससे ज्यादा फ्रांस के बारे में डिटेल्स देखने के लिए आप मेरी 4-5 दिन पुरानी क्लास देख सकते हैं। उसमें ऑल ओवर एक स्लाइड की, पूरी स्लाइड की डिटेल्स दी गई हैं, तो जिन्होंने नहीं देखी हो वो देख लीजिएगा। पुरानी करंट अफेयर्स क्लासेस स्टैटिक जीके कवर करने के काम में बहुत अच्छे से आती हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 10 जनवरी, बी 11 जनवरी, सी 12 जनवरी और डी 13 जनवरी। तो दोस्तों याद रखें, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। हालांकि जनवरी के पूरे महीने को पहले ही राष्ट्रीय दास्ता और मानव तस्करी रोकथाम माह के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। तो दोस्तों याद रखिए, राष्ट्रीय दास्ता और मानव तस्करी रोकथाम माह के रूप में कौन से माह को मान्यता दी गई है? तो जनवरी माह को। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। यह दिन विशेष रूप से जागरूकता और अवैध अभ्यास की रोकथाम के लिए समर्पित है। 2007 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को पुष्टि की। 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मानव तस्करी के प्रति जागरूकता और रोकथाम के लिए जनवरी को पूरा महीना समर्पित कर दिया। तो दोस्तों याद रखिए, इसका प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो 2007 में। कहाँ? अमेरिका की सीनेट में। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। इसकी पुष्टि भी 2007 में हो गई और तब से 11 जनवरी को यह दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि जनवरी माह कब समर्पित किया गया राष्ट्रीय दास्ता और मानव तस्करी रोकथाम माह के रूप में, तो 2010 में। और उस समय अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बराक ओबामा, याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिपल स्टार मार्क करें इसको। इससे जुड़ा कोई ना कोई फैक्ट तो आपको एग्जाम में मिल जाएगा। आपके ऑप्शन है ए सरदार पटेल रेलवे स्टेशन, बी नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन, सी एकता नगर रेलवे स्टेशन और डी अटल रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों याद रखें, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। दोस्तों रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने को मंजूरी दे दी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का केवड़िया रेलवे स्टेशन बड़ोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है। दोस्तों अब यहां से इसको लिंक करके देखते हैं कैसे याद होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूर्ति किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। भारत की एकता का श्रेय किसको जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसीलिए इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। एक पॉइंट और याद रखें दोस्तों, यह पूछा गया है एग्जाम में कि भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बिस्मार्क वैसे एक्चुअल किस देश से थे? तो यह भी याद रखें, जर्मनी के थे। अब याद रखिए, यह एकता नगर क्यों रखा गया है? इसी वजह से हो सकता है क्योंकि सरदार पटेल को भारत की एकता का श्रेय जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब आज़ादी के बाद देसी रियासतों को भारत की भूमि में मिलाने की बात आई थी, तब सरदार पटेल ही सामने आके सारी देसी रियासतों को भारत में मिलाए थे। दोस्तों एकता नगर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड
EKNR होगा स्टेशन का न्यूमेरिकल कोड 08224620 होगा। याद रखिए दोस्तों, इसका न्यूमेरिकल कोड क्या 08224620। और वैसे स्टेशन कोड क्या होगा तो EKNR याद रखिए। साथ ही दोस्तों यह कहाँ तो गुजरात राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। इसका पुराना नाम है केवड़िया रेलवे स्टेशन, नया नाम क्या है एकता नगर रेलवे स्टेशन। बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? आपके ऑप्शन है ए अमित शाह, बी सर्बानंद सोनोवाल, सी अनुराग ठाकुर और डी भूपेंद्र यादव। तो दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 19वीं बैठक आयोजित की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से यह भी याद रखें, 2022 में अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक कौन सी हुई है 2022 में, तो 19वीं बैठक हुई है, आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत में 51 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं दोस्तों? 51 टाइगर रिजर्व हैं। और 35 में अधिक नदियां उन क्षेत्रों से अधिक निकलती हैं। तो दोस्तों याद रखना है 35 नदियां ऐसी हैं जो टाइगर रिजर्व वाले क्षेत्रों से निकलती हैं, जो जल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष थे कौन? तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों भूपेंद्र यादव याद रखें। साथ ही दोस्तों यह भी याद रखें, भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 51 टाइगर रिजर्व हैं। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, भारत का कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें नंबर पर चुना गया है? दोस्तों याद रखिए, वैश्विक सूची में मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टॉप 10 में भारत का सिर्फ एकमात्र राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया है, और वह यही है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपके ऑप्शन है ए चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और डी कोलकाता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों याद रखें कि भारत का चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें नंबर पर चुना गया है। दोस्तों यात्रा, वित्त, एरोस्पेस और विमानन उद्योगों के लिए विमानन डेटा की पेशकश करने में विशेषज्ञता रखने वाले संगठन सीरियम। दोस्तों याद रखें, यह रिपोर्ट किसने जारी की है, यह भी पॉइंट पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक रैंकिंग किसने जारी की है, तो आपको याद रखना है एक संगठन है सीरियम, जो कि याद रखता है, जो कि विशेषज्ञता है जिसके पास किसकी? यात्रा, वित्त, एरोस्पेस और विमानन उद्योगों के लिए विमानन डेटा की पेशकश, यह सब में उसकी विशेषज्ञता है सीरियम की। और सीरियम द्वारा की गई समीक्षा में हवाई अड्डे को वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए 8वां स्थान दिया गया है। दोस्तों चेन्नई एयरपोर्ट के ताजा ट्रैफिक आंकड़ों के मुताबिक इसने घरेलू ट्रैफिक में 80% की रिकवरी की है। यह भारत का छठा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इस सूची में पहले 3 स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका के मियामी हवाई अड्डा, जापान के फुकुओका हवाई अड्डा और हानेडा हवाई अड्डा ने शामिल किया है। दोस्तों याद रखें, फर्स्ट नंबर पर कौन है अगर आपसे पूछा जाए ऑन टाइम प्रदर्शन में, पहले नंबर पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो मियामी हवाई अड्डा USA का। दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो फुकुओका हवाई अड्डा जापान का। और तीसरे स्थान पर भी हानेडा हवाई अड्डा जापान का ही स्थित है। दोस्तों आपको बता दें कि अब हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको याद रखना है कि चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को 8वां स्थान हासिल हुआ है, और यह टॉप 10 में एकमात्र भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आपको यह भी याद रखना है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों सबसे पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। चाहे वीडियो अच्छी लगी हो या बुरी, जैसी भी लगी हो उसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक इसको शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों अपना सहयोग हमें प्रदान करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना उनका फ़ायदा होगा और हमें भी आपका सहयोग मिलेगा। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा आप हमें फॉलो कर सकते हैं
और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब का ध्यान बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि बीच में जब कंटेंट की बात चल रही होती है, जब पढ़ाई की बात चल रही होती है, तो मैं आप लोगों के साथ इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता और एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। इसलिए आप लोग भी प्लीज़ अपना सहयोग प्रदान करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।